यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, मैं प्रीवियस लेक्चर जो हमने जहाँ पे एंड किया था मैं उससे आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। और देखिएगा, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे। आप देखिएगा, हम लोगों ने ये सब पिछले लेक्चर में देखा था। उपसंयोजक यौगिक कि सहसंयोजक यौगिक कैसे होते हैं, किस तरीके से बनते हैं, मैंने आप लोगों को सब बताया। उसके बाद उपसंयोजक यौगिक की परिभाषा हमने सीखी। लोन पेयर हम लोगों ने समझा। लोन पेयर किस तरीके से होता है, अमोनिया के पास, जल के पास, किस तरीके से कोई डोनर अपना लोन पेयर डोनेट करके किस तरीके से उपसंयोजक बंध बनाता है, ये सब हमने सीखा। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि अकार्बनिक यौगिकों को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जहाँ पे तीनों कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई। साधारण लवण जिसे हम सिंपल साल्ट बोलेंगे, द्विक लवण, डबल साल्ट, संकुल लवण जिसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट हम बोलेंगे। उसके बाद मैंने वन बाय वन एक एक टॉपिक पिक किया, जिसमें सबसे पहले मैंने पिक किया था साधारण लवण। फिर से देखिए, यहाँ पे मैं साधारण लवण के बारे में और आप लोगों को थोड़ा डिटेल से बताता हूँ कि साधारण लवण अगर हम बात करें HCl अपने आप में एक साधारण लवण है, क्योंकि जैसे हम जानते हैं जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो ये टूटकर H प्लस प्लस Cl माइनस आयन देता है। ये हमारे लिए धनायन हो गया, ये हमारे लिए ऋणायन हो गया। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि किस तरीके से धनायन और ऋणायन दोनों का रेशियो 1:1 है। और HCl हो, NaCl हो, H2SO4 हो, कोई सा भी कंपाउंड क्यों ना हो, इन सभी में ये पूर्णतः आयनित होते हैं। इस बात को समझिएगा, पूर्णतः आयनित हो जाना, अपने सभी आयनों का परीक्षण देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोल रहा हूँ, पूर्णतः आयनित हो जाना। तो साधारण धनायन वो हैं जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, विलयन अवस्था में पूरी तरीके से विघटित हो जाते हैं। और एक धनायन और एक ऋणायन, एक धनायन एक ऋणायन का मतलब, फिर से मैं इस बात को थोड़ा जोर दे के बोल रहा हूँ, धनायन और ऋणायन का जो रेशियो अनुपात आएगा वो हमेशा 1:1 के रूप में ही आएगा। यही हमारे लिए साधारण धनायन की डेफिनेशन होगी। इसके बाद बच्चों हम लोगों ने देखा द्विक लवण, डबल साल्ट। इसके बारे में मैं सिंपल सा एक वर्ड बोलूँगा, द्विक। द्विक एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है दो। तो ऐसे लवण जो होंगे वो दो साधारण लवणों के संयोग से मिलकर बने होते हैं। जो दो साधारण लवणों के संयोग से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम द्विक लवण कहते हैं। और इनमें अधिकांशतः इनके साथ क्रिस्टल अवस्था में जल भी इनके साथ जुड़ा रहेगा। पिछली बार साधारण लवण में आपने देखा धनायन और ऋणायन का जो अनुपात आया था वो हमारे लिए आया था 2:1। यहाँ पर साधारण लवण में जो अनुपात आया था वो आया था 1:1। बट यहाँ पर द्विक लवण में जो धनायन और ऋणायन का जो अनुपात आता है बच्चों, वो आता है 2:1। यानी धनायन 2 रहेंगे और ऋणायन जो रहेगा वो एक ही प्रकार का रहेगा। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों से, एक एग्जाम्पल आप लोगों के सामने यहाँ लिखा हुआ है फेरस अमोनियम सल्फेट। यहाँ तक अब मैं इससे आगे अपने लेक्चर को आज प्रोसीड कर रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, मैंने यहाँ पे फेरस अमोनियम सल्फेट जो है, मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल आप लोगों के सामने जो है लेकर डिस्कशन करना चाहूँगा कि किस तरीके से, जो यहाँ 2 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, एक लिखा हुआ है फेरस अमोनियम सल्फेट और दूसरा लिखा हुआ है मोर लवण। ये दोनों द्विक लवण के उदाहरण हैं। मैं यहाँ पे वन बाय वन एक एक का एग्जाम्पल लेकर आप लोगों के सामने समझा रहा हूँ। आप लोग देखिएगा, जो फेरस अमोनियम सल्फेट जिसे मैंने शॉर्ट में, आप लोग जब टाइटेशन करोगे प्रैक्टिकल्स में तो आप देखोगे, आप अपने रिकॉर्ड में FAS वर्ड लिखोगे जिसका पूरा नाम है फेरस अमोनियम सल्फेट। देखिएगा बच्चों, F फेरस, A अमोनियम, S4 सल्फेट। फेरस अमोनियम सल्फेट जो है इसे हम लोग मोर लवण के नाम से भी जानते हैं। मोर लवण, ये 2 नाम हैं इसके, फेरस अमोनियम सल्फेट और मोर लवण, दोनों नामों से ये फेमस है। शॉर्ट में हम इसे FAS लिखते हैं। और इसका जो रासायनिक सूत्र है वो है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट
6H2O। ये हमारे लिए जो है फेरस अमोनियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र हो गया। FeSO4 फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2O। ये जो अभी मैं बात कर रहा था आप लोगों से क्रिस्टल जल, ये इस तरीके से जल जो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जल क्रिस्टल अवस्था में जुड़ा हुआ है, इसे हम क्रिस्टल जल बोलते हैं। यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6H2O। अब देखिएगा, ये भी अपने आप में एक साधारण लवण है और ये भी अपने आप में एक साधारण लवण है। मैं इन दोनों को साधारण लवण क्यों बोल रहा हूँ, मैं यहाँ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। आप लोग देखिएगा, जब मैं फेरस सल्फेट को तोड़ता हूँ या पानी में घोलता हूँ तो ये टूटकर Fe+2 बनाएगा। क्या बनाएगा? Fe+2। सल्फेट को अगर मैं यहाँ इसको, ये इसका धनायन हो गया, यहाँ पे ऋणायन देखिएगा, ऋणायन है SO4-2। सब लोग समझ पा रहे हैं किस तरीके से FeSO4 विलयन अवस्था में टूटेगा, विघटित होगा? ये टूटकर बनाएगा Fe+2 धनायन और SO4-2 ऋणायन। एक धनायन बना रहा है और एक ऋणायन बना रहा है। उम्मीद है समझ में आया। इसी प्रकार से आप इसको देखिएगा जिसका नाम है अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट बच्चों टूटकर बनाएगा NH4+। क्या धनायन आपको नजर आ रहा है? अमोनियम। इसे बच्चों क्या बोलेंगे? अमोनियम। NH4+ धनायन। और बच्चों ऋणायन के रूप में ये क्या बना रहा है? SO4-2। याद करो 11th में मैंने आप लोगों को पढ़ाया, यहाँ वाला जो 2 है, ये वाला 2 इसके ऊपर यहाँ जाएगा और यहाँ जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 होता है, यहाँ वाला 1 जो है वो इधर जाएगा। आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन। आप देख पा रहे होंगे मैंने इसको इसी तरीके से रिमूव किया है, इसी तरीके से इसको डिसॉल्व किया है मैंने, इसी तरीके से इसको आयोनाइजेशन किया है, तोड़ा है। ये भी टूटकर एक धनायन और एक ऋणायन के रूप में विघटित हो रहा है। आप आवेश को मत देखिएगा, आवेश से आप कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने कहा यहाँ पे अमोनियम 2 हैं, तो अगर मैं इसके आगे 2 लगा दूंगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे। यहाँ पे अगर मैं 2 लगा देता हूँ, क्योंकि अमोनिया कितने हैं? 2 अमोनिया है, तो 2 इंटू +1 करूँगा तो ये बच्चों कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा +2। और यहाँ पे ऑलरेडी कितना लिखा हुआ है? -2। क्या आवेश का अनुपात बराबर है 2:2? जब मैं इसको काटूंगा, रिमूव करूंगा, सरल करूंगा तो 1:1 के रूप में आ जाएगा। यहाँ पे भी +2 रेशो -2। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा 1:1, यानी ये दोनों जो हैं वो साधारण लवण हैं। और द्विक लवण की परिभाषा, 2 साधारण लवण जब मिलकर क्रिस्टल जल के साथ जुड़कर किसी यौगिक का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? द्विक लवण। ये मैंने पूरा फेरस अमोनियम सल्फेट का उदाहरण आप लोगों के सामने यहाँ पे लिखा है। ये अपने आप में एक डबल साल्ट है, द्विक लवण है। अब देखिए, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाते वक्त बोला इसमें धनायन और ऋणायन का रेशो 2:1 होगा। इस बात को अब मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ, चाहूँगा आप लोग अच्छे से समझें। 2:1। देखिएगा बच्चों, इस एग्जाम्पल में दोनों जगह अगर आप ऋणायन को देख रहे हैं तो यहाँ पे भी सल्फेट ऋणायन है और यहाँ पर भी सल्फेट ऋणायन है। दोनों जगह सल्फेट ही ऋणायन के रूप में आ रहा है, तो ऋणायन एक ही है, सेम है दोनों में। धनायन जो है वो दोनों में बच्चों अलग अलग है। एक जगह Fe+2 है, एक जगह अमोनियम है। तो बच्चों धनायन कितने हैं यहाँ पे? 2। ऋणायन कितने हैं? 1। इसीलिए जो डबल साल्ट होगा, जो द्विक लवण होगा, उसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात जो आएगा वो 2:1 होगा बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक और एग्जाम्पल आप समझिएगा, यहाँ पे मैं आप लोगों के सामने लेकर डिस्कशन करूँगा, जो है कार्नेलाइट। देखिएगा, एक एग्जाम्पल और मैं आप लोगों के साथ ले रहा हूँ, जो एग्जाम्पल है कार्नेलाइट। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 3 एग्जाम्पल है टोटल। एक पोटाश फिटकरी का भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। देख पा रहे हो आप? ये दूसरा एग्जाम्पल है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ये पोटाश फिटकरी। कार्नेलाइट ये रहा KCl
MgCl2.6H2O। यहाँ इसे तोड़ेंगे K प्लस Cl माइनस, इसको तोड़ेंगे Mg+2Cl माइनस। देख रहे हैं धनायन कितने आ रहे हैं 2, ऋणायन कितना है 1, दोनों जगह ऋणायन कॉमन है तो ऋणायन हमेशा कॉमन रहेगा, दोनों में सेम रहेगा। पोटाश फिटकरी में देखिए धनायन है K, एक धनायन है Al। पोटेशियम और एल्यूमिनियम दो अलग अलग धनायन है, जबकि ऋणायन दोनों जगह सल्फेट ही है। तो एक बात यहाँ से क्लियर होती है कि जो द्विक लवण होंगे उनमें धनायन और ऋणायन का अनुपात बच्चों 2:1 प्राप्त होता है। ये 3 उदाहरण मैंने आप लोगों के सामने लिए हैं। ये उदाहरण है हमारा सबसे पहला उदाहरण फेरस अमोनियम सल्फेट, दूसरा उदाहरण पोटाश फिटकरी, तीसरा उदाहरण बच्चों कार्नेलाइट। 3 एग्जाम्पल हैं, आप 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी एक द्विक लवण का उदाहरण देकर बताइए, द्विक लवण में धनायन और ऋणायन का अनुपात बताइए। इस तरह के छोटे छोटे 1 नंबर के क्वेश्चन द्विक लवण से कई बार बोर्ड एग्ज़ाम में पुटअप हो चुके हैं। तो इस टॉपिक को आप केयरफुली अच्छे से समझेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे। चलिए, द्विक लवण के बाद मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैं उसकी तरफ अप्रोच कर रहा हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमारे चैप्टर का मेन टॉपिक यही है जो है संकुल लवण। देखिएगा, इस टॉपिक को अच्छे से ध्यान से समझिएगा। संकुल लवण वह यौगिक, देखिए डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, वह यौगिक जो कि अपनी विलयन अवस्था में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। ऐसे यौगिक जो अपनी विलयन अवस्था में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। देखिए, साधारण लवण पूर्णतः विघटित हो रहा था, सभी आयनों का परीक्षण दे रहा था। द्विक लवण भी पूर्ण रूप से विघटित हो रहा था, अपने सभी आयनों का परीक्षण दे रहा था। बट संकुल लवणों की परिभाषा ही यही है, कॉम्प्लेक्स है, संकुल है, जटिल है। इट मीन्स ये जो है विलयन अवस्था में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। पहली मेन परिभाषा जो आप बताएंगे वो यही है, ऐसे यौगिक जो अपनी विलयन अवस्था में अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं, अर्थात जो पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं, संकुल लवण कहलाते हैं। ये इसकी मेन डेफिनेशन है। यहाँ पर देखिएगा बच्चों, एक एग्जाम्पल लिया गया है, ये है पोटेशियम साइनाइड KCN और ये है फेरस साइनाइड। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा FeCN2। फेरस साइनाइड जो है वो ये गलत लिखा हुआ है, मैंने इसको ठीक किया है। 4 KCN FeCN2 यानी फेरस साइनाइड के साथ अभिक्रिया करके एक यौगिक बनाते हैं। देखिए यहाँ पे पोटेशियम कितने हो गए 4, CN कितने हो गए 4, Fe कितने हो गए 1, CN कितने हो गए 2। तो अगर टोटल CN की काउंटिंग करते हैं आप तो टोटल CN कितने हो जाते हैं 6, 4 यहाँ पे 2 यहाँ पे, इस तरीके से 6 CN। तो यहाँ पे CN कितने हो गए बच्चों 6, CN हो गए 6 और पोटेशियम कितने हो गए 4 और Fe कितना हो गया 1। तो ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके पोटेशियम साइनाइड और फेरस साइनाइड आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं K4FeCN6, जिसे बच्चों बोलते हैं पोटेशियम साइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। इसका पूरा नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। बच्चों इसका पूरा नाम है पोटेशियम फेरोसाइनाइड। ये अपने आप में एक संकुल यौगिक है। क्यों है संकुल यौगिक, इसकी चर्चा नीचे है। देखिए, ये एक संकुल यौगिक है, मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। अब क्यों है संकुल यौगिक, आप यहाँ साइड में नीचे देखिएगा, इसकी जब रिएक्शन आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, K4FeCN6 जब टूटेगा, विघटित होगा अपनी विलयन अवस्था में, तो देखिए इसकी रिएक्शन नीचे दे रखी है। ये टूट के बनाएगा 4K प्लस FeCN6-4। अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके अंदर 3 चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। इसमें पोटेशियम नज़र आ रहा है, इसमें Fe नज़र आ रहा है और इसमें CN साइनाइड नज़र आ रहा है। लेकिन जब मैं इसको तोड़ रहा हूँ
जब मैं इसको विलयन अवस्था में विघटित कर रहा हूँ, इसको आयनित कर रहा हूँ बच्चों, तो केवल ये पोटेशियम K+ के रूप में टूट रहा है और FeCN6-4 के रूप में टूटेगा। इट मीन्स बात ये है Fe और Cn का परीक्षण ये नहीं देगा। ये देख रहे हैं आप, यहाँ बड़ा कोष्टक बनाया हुआ है बच्चों। इस बड़े कोष्टक का मतलब ही ये होगा, जो भी चीज़ें इस बड़े कोष्टक के अंदर रह जाएंगी, आएंगी, वो कभी भी टूटेंगी नहीं, अपने आयनों में विघटित नहीं होंगी। तो ये पूरा का पूरा ऐसे कि ऐसे बना रहेगा, ये टूटेगा नहीं कभी भी। समझ पा रहे हैं? तो पहली डेफिनेशन पे वापस जा रहा हूँ। ऐसे यौगिक जो पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं, विघटन का मतलब होता है टूटना, ऐसे यौगिक जो पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं, टूटते नहीं हैं, अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देते हैं। मैं फिर से यहाँ लिख के बता रहा हूँ, आप लोग देखिएगा। अगर K4FeCN6, यहाँ पे आपको अच्छे से एक बात नज़र आ रही होगी कि इसके अंदर टोटल जो हैं वो 3 आपको परमाणु नज़र आ रहे हैं, पोटेशियम, Fe और Cn। इस हिसाब से जब मैं इसको तोड़ूंगा तो ये मुझे K+, पोटेशियम पे +1 आवेश होता है, Fe जिस पर +2 भी होता है, +3 भी होता है, +1 भी होता है, और Cn-। क्या ये इन तीनों का परीक्षण देना चाहिए? इसको इन तीनों का परीक्षण मुझे देना चाहिए। बट मैंने कहा, ऊपर आप लोगों को बताया, जब ये टूट रहा है, यहाँ देखिए, ये टूट कर केवल K+ बना रहा है और FeCN6-4, यानी ये बड़े कोष्टक में आ रहा है, ये पूरा का पूरा ऐसे कैसे रहेगा, ये नहीं टूटेगा। तो जो पूर्ण रूप से नहीं टूटता उसी को हम लोग संकुल लवण कहते हैं। यहाँ नीचे मैं पढ़ रहा हूँ, आप लोग देखिएगा ध्यान से। पोटेशियम साइनाइड की अभिक्रिया फेरस साइनाइड से करवाने पर पोटेशियम फेरोसाइनाइड बनता है। यह पोटेशियम फेरोसाइनाइड विघटित होकर केवल पोटेशियम का परीक्षण देता है। फिर से पोटेशियम का ही परीक्षण देता है, फेरस आयन, साइनाइड आयन का परीक्षण नहीं देता है। अर्थात यह पूर्ण रूप से विघटित नहीं हो पाता है। यही बात ऊपर रिएक्शन में बताई, यही बात नीचे मैंने आप लोगों को एक एग्जाम्पल में यहाँ बताई कि इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें पोटेशियम है, इसमें फेरस है, इसमें साइनाइड है, बट इसने केवल और केवल पोटेशियम का ही परीक्षण दिया, Fe और साइनाइड का परीक्षण ये नहीं दे पाया। इसलिए ये अपने आप में क्या कहलाएगा बच्चों? एक संकुल लवण कहलाएगा। अब नीचे देखिए, अतः पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक संकुल यौगिक के भांति व्यवहार करता है। उम्मीद है बच्चों ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो संकुल लवण की परिभाषा ये हो गई, जो पूर्ण रूप से विघटित नहीं होते हैं। आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? 90% जो भी संकुल लवण होंगे उनमें कोई ना कोई बड़ा कोष्टक आ रहा होगा, और बड़े कोष्टक में जो भी चीज़ आएगी, जरूरी नहीं पूरा का पूरा यौगिक बड़े कोष्टक में आएगा। कोई चीज़ A बाहर रहेगा, B, C, D इस तरीके से अंदर रहेंगे। तो बच्चों एक बात समझना, जो भी चीज़ बड़े कोष्टक में आएगी केवल वो ही संकुल होगी, केवल वो संकुल होगी। मतलब ये है कि वो विघटित नहीं होगी। वो उस बड़े कोष्टक में जो भी आयन आएंगे वो उन आयनों का परीक्षण कभी नहीं देगा, बाकी का परीक्षण देगा। अब चलिए इससे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। आगे जैसे जैसे आता जाएगा मैं वापस आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अब बात करता हूं संकुल यौगिकों का वर्गीकरण। देखिए बच्चों वर्गीकरण पे आ गए। वर्गीकरण में इनको 3 कैटेगरी में बांटा है बच्चों। पहली है साधारण धनायन। देखिएगा इसके इस पार्ट के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ 2-3 छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ और उम्मीद करूँगा कि आप समझेंगे। देखिए बच्चों केमिस्ट्री का एक बेसिक कंसेप्ट है, केमिस्ट्री का एक बेसिक रूल है। वो बेसिक रूल ये है कि हमेशा धनायन पहले और ऋणायन बाद में। देखिएगा बच्चों ये जो मैंने लिखा है दैट इज इम्पॉर्टेंट।
मैंने बोला बच्चों धनायन हमेशा पहले आएगा केमिस्ट्री में और ऋणायन हमेशा बाद में आता है। कोई सा भी कंपाउंड H2O से लेकर HCl से लेकर NaOH से लेकर H2SO4 से लेकर मेरी नॉलेज में एक भी ऐसा कंपाउंड नहीं है जिसमें ऋणायन पहले आया हो या धनायन बाद में आया हो। केमिस्ट्री का एक बेसिक फंडा है धनायन पहले और ऋणायन बाद में, धनायन पहले और ऋणायन बाद में। तो बच्चों उसी रूल को यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। संकुल जो भी होगा वो बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट होगा, संकुल जो भी होगा वो बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट होगा। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, संकुल जो भी होगा वो बड़े कोष्टक से रिप्रेजेंट होगा। इस बात का मतलब क्या है बच्चों? इस बात का एक सिंपल सा मतलब है, अगर बड़ा कोष्टक आगे आ रहा है और कोई कंपाउंड पीछे लिखा हुआ लाइक बी और फिर लिखा हुआ है सी, तो बच्चों आगे बड़ा कोष्टक आने का मतलब क्या हुआ कि आगे जो भी है वो धनायन है, ये बात आप समझिएगा। पीछे जो भी है वो ऋणायन है। उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आ रही है। अब अगर बड़ा कोष्टक आगे आ रहा है तो आप बोलेंगे संकुल धनायन है और साधारण ऋणायन है। साधारण ऋणायन जो है वो साधारण है, पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों इधर ही मैं आप लोगों के साथ यहीं पे बता रहा हूँ ताकि आप लोग अच्छे से समझें। देखिएगा, अगर इसके बाद B को इसी तरीके से लिखा और C को ऐसे लिखा, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। देखिए अभी भी मैंने कहा धनायन तो आगे वाला ही होगा क्योंकि बेसिक रूल नहीं चेंज होना, ऋणायन तो पीछे वाला ही होना है, बेसिक रूल तो यही है। अब बच्चों चूंकि इस बार ये अकेला है, B अकेला है, C बड़े कोष्टक के साथ है, तो बड़ा कोष्टक जिसके साथ आएगा वो संकुल होगा। तो अब मैं क्या बोलूँगा, यहाँ जो ऋणायन है वो संकुल है और धनायन जो है वो साधारण है। बच्चों समझ में आया? प्रीवियस एग्जाम्पल में बड़ा कोष्टक आगे था, आगे धनायन होता है तो धनायन संकुल होगा, ऋणायन साधारण होगा। इस बार पीछे जो ऋणायन है बड़ा कोष्टक उसके साथ है तो मैं बोलूँगा संकुल ऋणायन होगा और साधारण धनायन होगा। एक यहीं पे तीसरी कैटेगरी और समझ लो, अगर बच्चों ऐसा हो B के साथ भी बड़ा कोष्टक और C के साथ भी बड़ा कोष्टक, तो क्या बोलेंगे बच्चों? देखिएगा, तो मैं बोलूँगा आगे वाला धनायन, पीछे वाला ऋणायन। तो मेरे बच्चों यहाँ ध्यान से देखिएगा, इस बार दोनों के साथ कोष्टक आ रहा है, बड़ा कोष्टक संकुल को रिप्रेजेंट करेगा, तो बच्चों मैं बोलूँगा इस कैटेगरी में संकुल धनायन है और संकुल ही ऋणायन है। क्या बड़े कोष्टक का रूल समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने तीन कैटेगरी है, साधारण धनायन होगा और संकुल ऋणायन होगा, संकुल धनायन होगा और साधारण ऋणायन होगा, या फिर तीसरी कैटेगरी संकुली धनायन और संकुली ऋणायन। मैं फिर से यहाँ पे जो प्रीवियस एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने लिए उनको यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ। देखिएगा बच्चों, आप लोग फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं तीनों के एग्जाम्पल यहाँ 1 बाय 1 आपको फिर से लिख रहा हूँ। इस बार आपको दिखेगा भी जो कैटेगरी में ले रहा हूँ, साधारण धनायन और संकुल ऋणायन, यानी बी जो आएगा वो बिना कोष्टक होगा और सी बड़े कोष्टक के साथ आएगा। तो धनायन जो है वो साधारण है और ऋणायन जो है वो संकुल है। ठीक है बच्चों? दूसरी कैटेगरी संकुल धनायन, इस बार बी बड़े कोष्टक में और सी साधारण के रूप में। बच्चों समझ में आया? देखिएगा, बड़े कोष्टक से मुझे पता चल रहा है आगे वाला धनायन है, मैंने धनायन पहले ही आ रहे हैं तीनों में, ऋणायन बाद में आ रहा है, लेकिन कोष्टक किसके साथ लगा हुआ है? इट मैटर्स। तीसरा है बच्चों संकुल धनायन और संकुल ऋणायन, तो बी के साथ भी बड़ा कोष्टक बच्चों और सी के साथ भी बड़ा कोष्टक। तीनों कैटेगरी बच्चों समझ में आ रही हैं आप लोगों को? चलो इससे आगे। ठीक है, अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स के ऊपर बात करेंगे और बेसिक एग्जाम्पल हैं जिन्हें हम लोग लेंगे
बट उससे पहले आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको समझना पड़ेगा। जैसे जब हम एक संकुल लिखेंगे तो उस संकुल में कुछ चीज़ें होती हैं और वो क्या क्या होती हैं वो आप लोगों को ज़रूरी है समझना। तो हम एक एक करके उन सब चीज़ों को समझेंगे। तो मैं सबसे पहले एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ जिससे कि मैं उन सब चीज़ों को आप लोगों को बता सकूँ। देखिएगा यहाँ पे एक उदाहरण मैं आप लोगों के सामने ले रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। उस एग्ज़ाम्पल से कोशिश करूँगा कि सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो सके। देखिए बच्चों, एक संकुल यौगिक में जो अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा उसी को यहाँ ऊपर लेकर यहाँ आप लोगों को समझाने के लिए लिख रहा हूँ। देखो बच्चों, इस चीज़ के बारे में, इस चीज़ के ऊपर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक एक करके लिखा है। पहली बात तो आप लोगों को ये समझना है कि ये कौन सी कैटेगरी में है। जो वर्गीकरण मैंने अभी आप लोगों को बताए उनमें से कौन सा वर्गीकरण है। तो बच्चों, ये जो वर्गीकरण है ये सबसे पहले वाला वर्गीकरण है जिसमें आगे वाला जो यौगिक है वो बिना कोष्टक के है। तो ये तो धनायन होना है, तय है, ये धनायन है। और पीछे वाला जितना भी है बच्चों, पीछे वाला जो है वो यहाँ से यहाँ तक ऋणायन है। अब चूंकि आप अगर बड़ा कोष्टक आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो बड़ा कोष्टक पीछे लगा हुआ है, तो पीछे जब बड़ा कोष्टक आएगा तो वो संकुल होगा और पीछे ऋणायन आता है तो मैं बोलूँ ये क्या है बच्चों, ये संकुल ऋणायन है। और ये जो है वो साधारण धनायन है। बच्चों, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ पे जो धनायन है वो साधारण है, ऋणायन है जो संकुल है। सबसे पहला आपको देखते ही ये पहचान करना आना चाहिए कि क्या साधारण है और क्या संकुल है। ठीक है बच्चों, अब साधारण धनायन के बाद बच्चों मैं अब इस बड़े कोष्टक के बारे में कुछ चीज़ें आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। कुछ बेसिक टर्मोलॉजी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। जो बड़ा कोष्टक होता है बच्चों, ये वाला बड़ा ब्रैकेट जिसे हम बोलते हैं बड़ा कोष्टक, इसको गुरु कोष्टक बोलते हैं। गुरु कोष्टक बच्चों, नाम ध्यान रखना, गुरु कोष्टक। इस गुरु कोष्टक को बच्चों, गुरु कोष्टक इसे बोलेंगे गुरु कोष्टक। एक नाम और है बच्चों इसका, समन्वय मंडल। बड़े कोष्टक को हम लोग गुरु कोष्टक या फिर समन्वय मंडल बोलते हैं, याद रखिएगा। अब बच्चों यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं, देखिएगा बच्चों। ये जो है देख रहे हो, ये FE आप शायद जानते होंगे, ये D ब्लॉक में आता है। याद कीजिए, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे 3D श्रेणी। आपको ट्रिक याद होगी D ब्लॉक की, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो। तो FE D ब्लॉक का तत्व है। तो D ब्लॉक यहाँ जो आएगा उसे हम बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। केंद्रीय धातु परमाणु, समझ में आ रहा है बच्चों? अब केंद्रीय धातु परमाणु से जो सीधा जुड़ा रहेगा, केंद्रीय धातु परमाणु से जो जुड़ा रहेगा उससे, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है CN बच्चों, क्या जुड़ा हुआ है CN साइनाइड, उसे एक वर्ड आया है लिगेंड। बच्चों उसे क्या बोलेंगे? लिगेंड। देखिएगा, जो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा होता है बच्चों उसे बोलते हैं लिगेंड। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लिगेंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे ब्रीफली इसको पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात, ये है लिगेंड। अब जितने लिगेंड बच्चों जुड़े होते हैं, जैसे यहाँ कितने लिगेंड दिख रहे हैं, कोई न्यूमेरिकल टर्म देखिए 6, कितना लिखा हुआ है गणित का एक अक्षर 6, तो कितने लिगेंड जुड़े हुए हैं? 6। तो बच्चों जो 6 यहाँ है इसे हम बोलते हैं समन्वय संख्या। समन्वय संख्या। एक वर्ड और है, उप सह संयोजन संख्या। उप सह संयोजन संख्या, ये दो नाम है इसके। तो बेसिक
किस तरीके से एक लिगेंड को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है, उनको किस तरीके से हम लोग जज करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, ये मैंने आपको इस एग्जांपल में सिखाया। K4FeCN6, K4 पोटेशियम, चार पोटेशियम के आयन हैं, तो इट मीन्स ये साधारण धनायन हुआ। पीछे का पूरा पार्ट जो बड़े कोष्टक में लिखा हुआ है, गुरु कोष्टक समन्वय मंडल में जो आ रहा है, वो हमारे लिए संकुल ऋणायन होगा। पीछे बड़ा कोष्टक लगा हुआ है, वो संकुल ऋणायन होगा। संकुल ऋणायन में Fe फेरस केंद्रीय धातु परमाणु को रिप्रेजेंट करेगा। इनके पास रिक्त कक्षक उपलब्ध होते हैं। इन रिक्त कक्षकों में जो लिगेंड होगा वो अपना लोन पेयर दान करके इनके साथ उपसहसंयोजक बंध, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि लोन पेयर, जब कोई परमाणु अपना लोन पेयर देकर किसी दूसरे परमाणु से बंध बनाएगा तो उस प्रकार बनने वाला बंध उपसहसंयोजक बंध कहलाएगा। तो ये जो CN है, इस CN के पास एक लोन पेयर होता है, ये अपने लोन पेयर को Fe को दान करता है, और Fe को दान करके जब ये उससे बॉन्ड बनाता है तो वो जो बॉन्ड होता है उसे हम उपसहसंयोजक बंध, और इस प्रकार बनने वाले यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक, तो इसे बोलेंगे लिगेंड। और जितने लिगेंड होते हैं उनकी संख्या को हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या। तो बताइए बच्चों, इस एग्जाम्पल में कितनी समन्वय संख्या है? 6। समन्वय संख्या कितनी है बच्चों? 6। अगर इसका डायग्राम भी मैं आप लोगों को बना के बताऊं तो इसका जो डायग्राम है बच्चों वो कुछ इस तरीके से बनता है। देखिएगा, Fe सेंटर में होगा और ये 6 CN परमाणु इस तरह से इसको घेरे हुए होते हैं बच्चों। देख पा रहे हैं, इस तरीके से ये 6 के 6 CN अपना लोन पेयर इस Fe को डोनेट करेंगे, और देख रहे हैं 6 तरफ से इसको घेरे हुए, हर CN परमाणु अपना लोन पेयर Fe को डोनेट करेगा और उपसहसंयोजक बंध बनाकर उससे जुड़ा रहेगा, इसलिए इसको हम बोलते हैं संकुल यौगिक। उम्मीद करता हूँ बच्चों यहाँ तक का टॉपिक, यहाँ तक का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये हमारा इसका पार्ट 2 है। पार्ट 3 में आप लोगों को मैं इससे थोड़ा सा और आगे ब्रीफली आगे बताऊंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो आप लोग मेरे से व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करके किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं। मैं अगर पॉसिबल हुआ तो व्हाट्सएप पे, और नहीं पॉसिबल हुआ तो फिर ऐसे ही वीडियो बनाकर आप लोगों के सॉल्यूशंस, आप लोगों के डाउट्स मैं आपको भिजवाऊंगा। थैंक यू सो मच।